तो दोस्तों अभी आप लोगों ने मानव के बारे में तो सुना कि मतलब इनके जिस पहलू पे हम असल में बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं उस पे सूत्रधार ने बताया नहीं। हम यहाँ पर विशुद्ध रूप से मानव के लेखन और मानव की किताबों पे बात करेंगे। इनके बहुत सारे पक्ष हैं। मानव फिल्म निर्देशक भी हैं, नाट्य निर्देशक भी हैं, नाटक के लेखक भी हैं, अभिनेता भी हैं, लेकिन हमारी नज़र में सबसे बड़े ये और सबसे ज़्यादा लेखक हैं। तो मानव, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपके ही शहर में आपको मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। तो कार्यक्रम का फॉर्मेट ये होगा कि मैं एक दो सवाल करूँगा और हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी बात मानव से करें, और वो उसका मौका ऐसा कम मिल पाता है और ये मौका आज है जो लिटचौक ने हमें दिया है। तो एक दो सवाल के बाद माइक आपको देंगे और आप मानव की किताबों, मानव के लेखन पे बातचीत कर सकते हैं। तो क्या सवाल पूछें? तो मानो जब आप अभी हाल में आपकी जो किताब आई है पतझड़, तो उस समय आप तितली भी लिख रहे थे। जो लोग मानव को पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि मानव आमतौर पे हमेशा ही लिख रहे होते हैं या लिखने की प्रक्रिया में होते हैं। इस समय मानव का एक नया उपन्यास आया है पतझड़, जो एक यात्रा उपन्यास भी उसको कह सकते हैं, जिसमें कि जो कथावाचक है, जो मुख्य पात्र है उसका, वो यूरोप में टहल रहा है, घूम रहा है वो अपने डिप्रेशन से बाहर जाने के लिए। और उस यात्रा में वो जो घटनाएं घट रही हैं और जो उसकी अंतर यात्रा भी है, उसकी बातचीत वो कर रहा है लिखने वाला, और वो एक उपन्यास की शैली में आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मानव एक साथ दो किताबों पे काम कर रहे थे, एक पतझड़ और उसके साथ साथ एक तितली किताब। मतलब मोटे तौर पे वो तितली पे काम कर रहे थे, उसी वक्त वो पतझड़ पे भी काम कर रहे थे। तो पतझड़ बहुत ही मतलब तितली बहुत ज़्यादा सघन किताब थी। उसमें जिस तरह की दुनिया थी, उस मतलब उससे जो गुजरता है लिखने वाला भी, वो अपने आप में भी एक डिप्रेशन की दुनिया में वो चला जाएगा। वो इस तरह की दुनिया थी। तो उस बीच मानव ने अपने आप को हल्का करने के लिए, या जैसा भी कहें कि उससे निकलने के लिए, वो पतझड़ भी लिख रहे थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब इस तरह की लेखन प्रक्रिया से आप गुजरते हैं, तो आपको एक अलग किस्म का फटीक नहीं होता होगा? क्योंकि और अगर वो फटीक है तो उससे मतलब उस किताब के साथ अन्याय नहीं है जो जो नई किताब है। मतलब एक बहुत सघन किताब है जो कि तितली है, दूसरी एक किताब है जो उस प्रक्रिया में आप फंस न जाएं, उस सघन प्रक्रिया में इस तरह से ना आप घुस जाएं कि आपका दम घुट जाए। आप उससे निकलने के लिए भी एक किताब का ही सहारा लेते हैं। तो ये अपने आप में मतलब बहुत मुश्किल है आपके लिए भी, लेकिन क्या वो उस किताब के लिए मतलब अन्याय वाली बात है? मुझे लगता है नमस्कार पहले तो सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? क्योंकि थैंक यू सो मच आप लोगों सबको आने के लिए। मुख्य रूप से मैं पतझड़ पे बात करूंगा, जो नई किताब आई है। और जैसा कि इन्होंने सवाल पूछा, जो बहुत ही जायज़ सवाल है। बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं तितली और पतझड़ साथ में लिख रहा था, बट चूंकि मैं स्कैंडिनेविया में घूम रहा था, जहाँ मेरे पास छुपने और भागने के लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं थी, कोई ऐसे दोस्त नहीं थे जिनके पास जाया जा सके। तो एक सघन चुप थी और बहुत सारा टाइम था। तो मुझे लगा कि इस समय में जब आप बहुत चुप रहते हैं, बहुत लिखने और पढ़ने पे ही रहते हैं, तो सहारे के लिए आपका लेखन ही है। लेकिन चूंकि तितली मृत्यु पे किताब है, तो कई बार उसमें जब आप बहुत भीतर प्रवेश कर जाते हैं लिखते हुए, तो आपको एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। और मेरे पास ब्रेक के लिए पतझड़ था, जो इतना सुंदर ब्रेक था कि मैं जब पतझड़ लिखता था तो तितली को भूल जाता था कुछ समय के लिए। तो मुझे लगता था कि हाँ, मैंने उस पतझड़ का इस्तेमाल किया है तितली लिखने के लिए। लेकिन जब मैंने 1.5 साल बाद जब मैं पतझड़ को एडिट कर रहा था, तो मैंने शायद आपको मैसेज भी किया था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने किताब लिखना बंद नहीं किया। मुझे इतनी अच्छी लग रही है किताब एडिट करते समय, क्योंकि मैं अपना लिखा भूल जाता हूँ। तो जब मैं वापस पढ़ता हूँ तो लगता है कि अरे वाह, ये मैंने ही लिखा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो थैंक गॉड मैंने
तो अभी एक बात आपने जो कही ना इस्तेमाल करने वाली बात, उससे मुझे एक बात याद आई कि जैसे आपकी किताबों में बहुत बार ऐसा है कि पात्र आपसे आकर के सवाल कर रहा है, मतलब कथा मतलब लेखक से, आपका पात्र, कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, तुम अभी मेरे साथ हो और तुम अभी मुझे मेरे अपने हिसाब से इस्तेमाल करोगे। तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अब एक मेरे दिमाग में बात आई कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि किताब एक पात्र के रूप में आए और आपसे सवाल करे कि मानो तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। जब भी इसलिए मैं शायद अपनी किताबों में बात करने से डरता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसने वो किताब लिखी है वो अब मैं नहीं हूँ। हाँ, तो मैं सिर्फ उसका वो लूट रहा हूँ, क्या कहते हैं, उसकी प्रसिद्धि लूट रहा हूँ, जिसने एक बेचारे कमरे में बैठ के एक सघन लेखन किया था। अब मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा? तो इसलिए जब मैं अपनी किताबों में बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे बात करता हूँ जैसे किसी और ने लिखी है, और मैं उसका जो है क्रेडिट ले रहा हूँ कि हाँ यार वो बढ़िया लिखता था वो। लेकिन इस्तेमाल की बात ऐसी भी है, क्योंकि कई बार अब जब आप लिखते हो और आपके पात्र जैसे कि लेखक ही एक ऐसी ऐसी विधा है जिसमें आप अपने पात्रों से इंटरेक्ट कर रहे होते हो, आप अपने किए से इंटरेक्ट कर रहे होते हो। हम सब इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे का, लेकिन वो इतना ज़्यादा नेचुरल है हमारे लिए कि हमको लगता है कि हाँ ये तो नॉर्मल बात है। माँ बेटे का इस्तेमाल करती है, बेटा माँ का इस्तेमाल करता है, हम लोग एक दूसरे के पति पत्नी होने का संबंध में एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम बात नहीं करते। चूंकि लेखक अपने पात्र से बात करता है और उसकी बात सुनता है, और चूंकि वो किताब से एक लिखते समय बात करता सुनता, तो ये बात के लिए मैं माफ़ी मांग लेता हूँ अपने पात्रों से, अपनी किताब से। जीवन में माफ़ी मांगना रह गया अभी। तो आपको क्या लगता है कि जो फिक्शन है वो दुनिया में अगर कुछ बहुत ज़्यादा अगर ईमानदार है तो फिक्शन है? सबसे ज़्यादा ईमानदार राइटिंग फिक्शन राइटिंग है, क्योंकि उसमें हम लोग जो सत्य कह लेते हैं वो हम कभी भी अपनी बायोग्राफी में या इतिहास भी उठा के देख लें तो इतिहास भी एक किसी आदमी की इमेजिनेशन से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आपका सत्य, मेरा सत्य, हम सबका सत्य इतना अलग है कि तो मुझे लगता है वो ज़्यादा फिक्शन है। और जो फिक्शन है वो ज़्यादा रियल है, क्योंकि वो उन संभावनाओं को भी लिख रहा है जो शायद घटित हो सकती थी। तो मुझे फिक्शन बहुत ज़्यादा रियल लगता है। और फिक्शन में मतलब कभी आपको ऐसा लगता है कि मतलब अगर मैं नॉन फिक्शन लिख रहा होता तो दुनिया को इस तरीके से नहीं देख पाता जैसा अभी देख पाते हैं? जैसे मैं यात्राएं करता हूँ, अगर मैं यात्राओं को, यात्रा को फिक्शन कहें या नॉन फिक्शन? वो फिक्शन है। वो इसलिए भी फिक्शन है क्योंकि जैसे ये वही बात है कि मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त और कल इस बातचीत को लिखूं तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन तो है नहीं। जी। मैंने जैसा सुना आपको, जैसा मैं पूछ रहा हूँ उस विधा को लिख रहा हूँ मैं आपके पार्टिसिपेशन को लिख रहा हूँ, आपका उसमें कोई भी दखल नहीं है। तो आपके लिए तो मेरा लिखा फिक्शन ही है, क्योंकि आप कहेंगे ये ऐसा मैंने तो नहीं कहा, मैंने यहाँ पे पॉज नहीं लिया, मैंने ये वाली लाइन कहने के पहले सोचा नहीं, जबकि मैंने लिखा है कि आपने बहुत सोचा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेखन में भी जब मैं यात्रा करता हूँ और उसके बाद उसको जब दर्ज करता हूँ तो मेरा लेखक बीच में आता है और वो उस यात्रा को बड़े अच्छे से जीता है। जबकि यात्रा इटसेल्फ बहुत कठिन है, जो मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ या मैं अकेले कई कई महीने कहीं कहीं रहता हूँ, वो आसान नहीं है। वो आपको सीखना पड़ता है और सीखने के बाद आप उसका मज़ा लेते हैं। तो और मेरे ख्याल से अगर आपके लेखन में सोलो यात्रा ना, मतलब आपके जीवन में, लेखन में नहीं, अगर ये अकेली यात्रा ना हो तो शायद लेखन उस तरीके से आए भी ना, क्योंकि मतलब आपका असल में यात्रा में साथी आपका लेखन है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब अकेले किसी शहर में जाता हूँ तो शहर का और मेरा जो जो संबंध आपसी है। संवाद है वो बहुत निजी हो जाता है। लेकिन जैसे मैं किसी के साथ उस शहर में प्रवेश करता हूँ तो वो शहर उसके थ्रू मुझे बात करता है और मैं उस व्यक्ति के थ्रू उस शहर से बात करता हूँ, क्योंकि हम लोग इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे इंटरेक्ट करने के लिए कोई होता नहीं है, तो मेरा संवाद सीधा शहर से होता है। तो और खासकर अगर आप डेनमार्क में हैं, नॉर्वे में हैं, ओस्लो में हैं, ऐसे शहर में जिनका सिर्फ आपने नाम पढ़ा है। मतलब मैं होशंगाबाद में जब रहता था और मैं जब भोपाल में थिएटर कर रहा था तो बहुत सारे शहरों का सिर्फ मैंने नाम सुना था। जब मैं उसके भीतर रहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक फिक्शनल मायावी दुनिया है जिसके बारे में बचपन में मैंने सुना था, और अब मैं नार्निया जैसा कोई वर्ल्ड है जिसमें मैं प्रवेश कर रहा हूँ। तो मुझे मुझे घुसते से ही सुंदरता दिखने लगती है, क्योंकि ये एक होशंगाबाद छोटे शहर के लिए से आए लड़के के लिए बहुत बड़ी बात है कि न्यूयॉर्क में घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, और ये सत्य भी है, मैं सपना भी नहीं देख रहा हूँ।
तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो एक आखिरी सवाल मेरे ख्याल से लोगों को मौका देना चाहिए कि जैसे अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि मानव कल दिल्ली जाएंगे, वहाँ भी इस तरह का एक कार्यक्रम है, उसके बाद ये उत्तराखंड चले जाएंगे लिखने के लिए, मतलब यात्रा के लिए भी, लेकिन उससे मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि जब कभी भी मैं ऐसा सुनता हूँ कि आप कुछ लिख रहे हो, उसको पूरा करना है, तो उसके लिए आप पहाड़ जाते हो, क्या खेल है? अ, मतलब वो जरूरी है क्या उसको पूरा करने के लिए पहाड़ जाना? मतलब मेरे को जितना कम ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्शन हो मुझे लिए उतना अच्छा लगता है मुझे। तो वो तो आप अपने कमरे में बंद हो जाए। माफ़ी चाहता हूँ पर असल में जैसे मैं अपने घर में रहता हूँ बॉम्बे में, तो कई किस्म की व्यस्तताएं होती हैं क्योंकि आप घर में हो। मैं अकेला भी रहता हूँ तब भी मेरे बहुत काम हो रहे होते हैं, और सबको पता है मैं बॉम्बे में हूँ तो मीटिंग्स हो रही होती हैं, कुछ और। मैं जैसे ही पहाड़ जाता हूँ तो मेंटली सब खत्म हो जाता है। मैं बहुत कम लोगों के फ़ोन उठाता हूँ, मैं बहुत कम लोगों से बात करता हूँ। मैं पहाड़ में भी चुप वॉक करता हूँ जंगलों में अगर करा, तो मेरे पास सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट मेरा लेखन है, और मैं बार बार उसके पास जाता हूँ, और फिर हम दोनों का एक संवाद चालू होता है। और मैं तो चाहता हूँ सब लोग सोलो ट्रैवल करें, वो अपना जो भी जी रहे हैं वो इतना सुंदर जीने लगेंगे जिसकी कोई हद नहीं। आपको अपने साथ रहना अगर नहीं आएगा तो दूसरे के साथ मुझे नहीं लगता आपको रहने का सुख समझ में मिलेगा। आएगा। अपने साथ रहना सीखना पड़ेगा। तो वॉलंटियर से मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी किताब लेखन पे बात करना चाहते हैं उन तक माइक पहुंचा दे, एक एक करके। हाथ खड़े हो चुके हैं एक एक करके। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि किताब का समाज में क्या इन्फ्लुएंस है? आपको इसकी चिंता है? जी सर। वो ये सवाल का कोई मतलब नहीं है। जी सर। माफी चाहता हूँ। नहीं, साहित्य का समाज में एक इन्फ्लुएंस होता है, वो क्या उससे है? हम दोनों का कोई लेना देना नहीं है दोस्त, ये सब किताबी सवाल है। जी सर। निजी सवाल पूछो, ओके। रहने दो। हेलो सर। मैंने आपकी जितनी भी किताबें पढ़ी है, हमेशा कहानी और साहित्य के बीच में आप हमेशा कंफ्यूज रहे हैं। तो आप कहानी से साहित्य पे कैसे आते हैं? और मेरा दूसरा सवाल है कि बहुत जगह हम आप जो अपने पात्रों से, मतलब जो आप लेखक होता है, सो ये सवाल शायद मेरे आपके लेखक से है कि उसमें बहुत बार लोगों को बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप कहते हैं। तो उससे आप कैसे बाहर निकालते हैं? कभी कभी आप सोचते हैं कि दिस इज़ व्हाट यू आर इम्प्लीमेंटिंग इन योर लाइफ और दिस इज़ व्हाट यू हैव बीन डूइंग थ्रू आउट। आई थिंक बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन पहले तो साहित्य मुझे पता नहीं क्या है। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से जो लिख रहा हूँ अगर वो साहित्य है नहीं है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है मुझे। लिखने में मज़ा आता है तो लिख रहा हूँ, और लोगों को पढ़ने में मज़ा आता है तो वो पढ़ रहे हैं। बहुत सीधा संबंध है। दूसरा है, जीवन में क्या होता है कि जब आप अपने जिए हुए कई साल बीत जाते हैं और आप कई शहर बदलते हो और कई लोग आपके जीवन में आते जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप चाहते थे कि ऐसा कुछ कह देते उससे, या कोई जो आपके कारण तकलीफ़ में था उसको आप ये तकलीफ़ ना पहुंचाते, या शायद जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर एक चांस मिलता मैं पीछे जाके कुछ बदल सकता। लेखन में ही हो सकता है, मैं बदल लेता हूँ। मैं एक चीज़ों पे माफ़ी मांग लेता हूँ, और बड़ी इच्छा होती है कि जिससे माफ़ी मांगी है शायद वो ये किताब पढ़े तो उसको पता लगे कि मैं माफ़ी मांग चुका हूँ। हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन बुक से रिलेटेड नहीं, थोड़ा एक्टिंग से रिलेटेड है। मेरे को आपकी ट्रायल पीरियड मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई। ट्रायल पीरियड मूवी मुझे आपकी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आप रियल लाइफ में जैसे आपने ट्रायल डेट की भूमिका निभाई थी, आप रियल लाइफ में कोई ट्रायल रिलेशन लेना चाहिए किसी के साथ, या कोई रिलेशन जो आप ट्राई करना चाहे ऐसा, लाइक आपने जैसे मूवी में करा है? मैं आपके घर आ जाता हूँ, सर मैं एक बहुत महीना खुश हूँ। एक महीना आपके साथ रहता हूँ, फिर देखते हैं आप बहुत- भागेंगे अब मैं। दोनों साथ में भागेंगे। हेलो सर, मेरा नाम संस्कृति है। आपकी किताबों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपने आपकी जो किताब है तुम्हारे बारे में, उसमें लिखा है पतंग होना क्या मुक्त उड़ने से समझौता है। मेरा प्रश्न ये है कि इस लाइन से मैं क्या समझूँ कि मुक्त उड़ना क्या होता है, और अगर हम सब लोग पतंग हैं और प्रेम वो आकाश है जहाँ हम उड़ना चाहते हैं, तो कितना सही रहेगा जब हम अपने आपसी संबंधों से छूट करके उड़ जाएंगे उस आकाश में। जैसे
आज़ादी जो है, जो शब्द है, जिसको एक तरीके से मैं पतंग इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पतंग उड़ती है पर फिर भी बंधी रहती है। तो वो समझौता है एक किस्म का आपके उड़ने से। लेकिन उड़ना या फिर आज़ाद होना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी झेलना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, इसलिए लोग बंध जाते हैं। आज़ाद होना आसान नहीं है और वो प्रक्रिया भी कठिन है और उसमें बने रहना भी कठिन है। तो वो सबकी अपनी अपनी आज़ादी है, एक छोटी चीज़ से भी आज़ादी है, एक बड़ी चीज़ से। तो मैं मेरी आज़ादी को इंटरप्रेट नहीं कर सकता आपकी आज़ादी पे। आपका जीवन बहुत अद्भुत है और आपकी आज़ादी बहुत कमाल है, वो आप ही को लेनी है। मतलब आपके मरने से आपको स्वर्ग मिलेगा, मैं मरूंगा आपको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा होगा नहीं। सर एक और सवाल था, आपने लिखा है मैंने जो कुछ भी लिखा है प्रेम सरीखा लिखा है, ठीक प्रेम नहीं, तो आपके अनुसार प्रेम क्या है? लिखा ही नहीं मैंने अभी। सर लिखूंगा, कब लिखेंगे? आई होप इस लाइफ टाइम में लिख दूं। हेलो सर, मेरा सवाल है कि आप एक्टिंग भी करते हैं, आप लिखते भी हैं, आप यात्रा भी करते हैं, फिर इन सब के दौरान आप खाली कब रहते हैं, या क्या आप खाली रहने से बहुत डरते हैं इसलिए आप अलग अलग टाइम पीरियड में ये सब करते हैं? नहीं, मेरे पास बहुत खाली समय है, ये तो तय है। बहुत बहुत सारा समय है मेरे पास। मैं अभी 3 दिन से इंदौर में अपने घर पे सिर्फ दाल बाटी खा रहा हूँ, जो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। लेकिन मतलब मुझे बोरिंग लाइफ जीने में मज़ा नहीं आता, तो मैं हमेशा अपने अकेले रहने को एंटरटेनिंग बनाए रखता हूँ। तो उसमें अभिनय भी मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा निजी एक कला है, लेखन भी वही कला है। मैं जब प्ले निर्देशित भी करता हूँ तो बड़ी चुप में करता हूँ, लोगों के साथ करता हूँ, लेकिन मुझे वो निर्देशन का सुख बहुत अच्छा लगता है। तो और मैं और भी कई काम करना चाहता हूँ, जैसे चाय की एक टपरी खोलना चाहता हूँ, उसे लेके कॉफ़ी शॉप खोलना चाहता हूँ, मैं बुक शॉप भी खोलना चाहता हूँ पहाड़ों पे। तो अभी बहुत करना है और समय है मेरे पास बहुत। सर्वप्रथम तो मानव जी आपका इंदौर में बहुत बहुत स्वागत है, और आपकी मम्मी से आपके विषय में बहुत कुछ सुना है हम लोगों ने। अभी मानव का ये चल रहा है, अभी मानव का वो चल रहा है, और हम सभी लोग जो है आपके विषय में शायद आपकी मम्मी से थोड़ा कम जानते होंगे, लेकिन जानते बहुत हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया कि आप लिखने के लिए पहाड़ों पर चले जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं, आप मस्त होकर उन जंगलों में घूमते हैं, तो आप जिस कैरेक्टर के लिए, जिस पात्र के लिए लिख रहे होते हैं, तो कहते हैं एक लेखक पर का या प्रवेश करता है तब उस पात्र के साथ ईमानदारी कर पाता है। तो आपने ऐसा महसूस किया, या हम माने कि आप इसीलिए एकांत में जाते हैं कि उस पात्र को जीवंत करके और आप जीते हैं, उधर रहते हैं, किस तरीके से उसके साथ न्याय करते हैं? पता नहीं, इतना ज़्यादा मैं सोचता नहीं हूँ। ये तो बहुत सारा है सोचना, लेकिन मतलब मुझे एकांत इसलिए भी पसंद है क्योंकि उसमें मेरे को म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है। लिखना ज़रूरी नहीं है कि मैं लिखता ही हूँ, मैं नहीं भी लिखता हूँ। मैं कई बार जाता हूँ और नहीं लिखता हूँ, लेकिन मुझे टहलना अच्छा लगता है, नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बहुत अद्भुत लोग हैं। मतलब मैं दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना चाहता हूँ, जहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाता हूँ, शायद इसलिए अकेला घूमता हूँ। नहीं, मेरे पूछने का मतलब था कि जैसे हाँ, लेकिन वो जो पात्र है हाँ, और उसको आपने अपने अंदर महसूस किया ही होगा शायद। जी। अगर लोगों ने उसको महसूस किया तो मैंने भी शायद किया ही होगा। तो जैसा अभी उन्होंने पूछा कि आपने प्रेम के विषय में नहीं लिया, तो उस प्रेम का जब आप वर्णन करते तो उसको नहीं आत्मसात किया, उसको महसूस किया? लिखते समय तो बहुत प्रेम मिला है मुझे, और अभी भी प्रेम बहुत मिल रहा है, इसलिए शायद आप लोग सब बैठे हैं। तो प्रेम यही है मेरे लिए, जो आप लोग पढ़ते हैं और उसके बदले जो फिर मुझे देते हैं। हेलो सर, मेरा नाम अमनदीप सिंह है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब हम लिखने की एक यात्रा शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में आइडियाज़ बहुत आते हैं। आप कैसे ये डिसाइड करते हो कि किसी पर्टिकुलर आइडिया पे आपको किताब लिखनी है और किसी आइडिया को बस जाने देना है? उस सबको लिख के देखना पड़ेगा। मेरे अभी भी अगर मैं अपना लैपटॉप खोलूं तो 12 फोल्डर खुले हुए हैं। मैं 12 किस्म की अलग अलग राइटिंग कर रहा हूँ। इसमें से शैलेश को सिर्फ पता है मैं 2 ही लिख रहा हूँ, लेकिन मैं लिख 12 रहा हूँ। तो मैं हर चीज़ लिख के, यह है विज्ञान आओ करके सीखें, हमको सिखाया गया है बचपन में। तो आप वो करत की विद्या है, करना ही पड़ेगा। तो आप 12 चीज़ें लिखें, तब आपको समझ में आएगा कि यार ये नहीं लिखना है, लेकिन लिखना ही पड़ेगा। हेलो सर, मेरा नाम उदिता है
और मैं साहित्य के बारे में तो नहीं पूछना चाहूँगी, पर मैं एक बार बोलना चाहूँगी कि है ना, मैंने आपकी वो अनकही कहानी देखी थी, उसमें जो लास्ट पार्ट था उसको देखकर मेरे को इतना ज़्यादा रोना आया कि आई लिटरली क्राइड फॉर 1-2 आवर्स, एंड मेरे को तो बुरा लगा उस कैरेक्टर के लिए। एंड थैंक यू फॉर प्लेइंग दैट कैरेक्टर, उससे दिल जीत लिया था सर, थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। हेलो सर, आई एम संतोष नाइक। सबसे पहले आपको जय जय सियाराम करना चाहूँगा। जैसा आपका नाम है वैसे किताबों के माध्यम से आप मानव का विकास कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। अभी आपसे मैं उस काउंटर पे मिला था, पर मैं आपका वो ऑटोग्राफ नहीं ले पाया, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप एक ऑटोग्राफ मेरे लिए ज़रूर एक किसी किताब पे दें प्लीज़। हेलो सर, हियर। हाय। सर, मेरा नाम दिव्या है। सर, मेरा सवाल ये था कि आपके जो बुक कवर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। आई गेस सब इससे अग्री करेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या रहती है, क्योंकि वो अपीलिंग होने के साथ साथ बहुत मीनिंगफुल भी होते हैं। तो मतलब आप कैसे चूज़ करते हैं, क्या थॉट प्रोसेस रहती है? मुझे वो आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं उसमें बहुत इन्वेस्ट करता हूँ। मैं ढूंढता हूँ लोगों को जो जैसे लगभग हर कवर को डिज़ाइन करने वाले अलग लोग हैं, और मैं उनकी जान ले लेता हूँ, जान खा लेता हूँ। वो इतना काम करवाता हूँ उनसे, इतने ज़्यादा कवर के अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। अंत में एक चीज़ अप्रूव करता हूँ। लेकिन वो जिस तरीके के बुक कवर हमेशा हमको दिखते हैं हिंदी किताबों में, मुझे बहुत सारे बुक कवर पसंद नहीं आते हैं। लेकिन इसका मेरी इच्छा यही थी कि मेरे बुक कवर पे मैं उतना ही इन्वेस्ट करूं जितना मैं किताब पे इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि बहुत सारी किताबें होती हैं जिनको आप जब देखते हैं बुक शेल्फ में तो आपको छूने की इच्छा होती है। मैं बस वहाँ तक हर बार पहुँचना चाहता हूँ कि लोग किताब छू लें। ऐसा इसमें इस बात का भी की भी भूमिका भी है शायद, जो कुछ लोगों को पता भी होगा कि मानव एक समय में पेंटिंग भी करते रहे, मतलब ये खुद भी चित्रकार रहे हैं और इन्होंने चित्र बनाए हैं, तो इनको उसका सेंस भी बहुत ज़्यादा है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि लेखक लिखने वाला है लेकिन उसको उस कला के बारे में वो समझ नहीं होती है। तो ये ऐसे लेखक हैं कि इनको उसकी भी समझ है, क्योंकि इन्होंने खुद भी अपने स्तर पे बहुत सारी पेंटिंग की है एक ज़माने में। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो रिदम। रिसेंट पतझड़ पड़ा है और अभी उसी के साथ जी रही हूँ, पतझड़ के साथ ही जी रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइए उन सारे कैरेक्टर्स में से विच वन इज़ योर फेवरेट? एंटायर बुक इज़ माई फेवरेट। आई हैव रिटन इट, मतलब मैंने बहुत मेहनत की है उस पर। बट आई डोंट नो, मे बी दैट गर्ल जो ट्रॉम्सो में थी, जिससे मैंने अंत में माफ़ी मांगी। और एक क्वेश्चन है कि आपको जब पता चला था कि लड़कियों के सपने लड़कों के सपने से अलग हैं, या सारथी जैसे अलग सपने देख रही थी और ऋषभ के सपने बिल्कुल अलग थे, ये आपको बाद में रियलाइजेशन हुआ, बट अगर शादी के बाद ऐसा होता है तो उसको कैसे डील कर सकते हैं? मैं बहुत गलत आदमी हूँ इस सवाल के जवाब के लिए। बट आई वांट दिस आंसर प्लीज। मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी को एक जीवन मिला है, उसके बाद हम कौन सी दुकान खोलते हैं, किस दुकान पे बैठ के क्या सामान बेचते हैं, वो सब जो है इंसिडेंटल है। तो अब आप बोलेंगे कि मैं दुकान पे नहीं बैठूं या बैठूं, मुझे नहीं मतलब उससे। एक जीवन मिला है, आप कैसा जीना चाहती हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। अगर कोई भी अगल बगल वाला आदमी आपको ये बोलता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, उस आदमी से हमेशा दूर रहना चाहिए। मैं क्या करना चाहती हूँ इसके अलावा, और उसमें अब आप डरती हैं या नहीं डरती हैं, दुकान कैसे चलेगी नहीं चलेगी, सामान कैसे बिकेगा, इस पर मेरा कोई जवाब नहीं है। मेरा जवाब इस पर है कि आप अपनी जीवन है, आपकी अपनी दुकान है, क्या बेचना है क्या खरीदना आपके ऊपर। सर पतझड़ के लिए सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेलकम टू इंदौर। एंड जैसे आपने बोला कि आप 12 फोल्डर्स आपके इसमें खुले हुए हैं लैपटॉप में। कई ऐसे लेखक होंगे यहाँ पे जिनके पे 15-15 फोल्डर्स खुले हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उस चीज़ का अंत कैसे किया जाए। उन्होंने शायद 90% लिख लिया, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि उसका एंड कैसे किया जाए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका अंत करने की क्या प्रक्रिया है? वो आपका लेखन ही आपको बता देता है कि बस इसके बाद नहीं लिखना है। और मुझे भी नहीं पता कैसे पता लगता है, क्योंकि आप जैसे मेरा और इनका संबंध है,
एक तरीके का संबंध है सालों से। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ऐसा संबंध कैसे रहेगा एक पब्लिशर और उसका, मुझे नहीं पता। वो हमारे बातचीत से ही पता लगता है कि हमारा संबंध किस दिशा में जा रहा है। किसी दिन हम लोग बहुत अच्छी बात करते हैं तो उसका स्वाद बना रहता है कई महीने तक कि यार बड़ी अच्छी बात हुई। कई बार अच्छी बात नहीं होती है तो हम कई दिनों तक बात नहीं करते हैं। तो वो ना बिल्कुल इंसानी संबंध है आपका लेखन। आप वो बहुत बड़ा आपके जीवन का, जैसे मैं अभी भी किसी ना किसी राइटिंग के बारे में ही सोच रहा हूँ। 24 घंटे मेरा दिमाग यही चल रहा होता है कि इसका लिखा, या फिर कोई अभिनय में अगर कर रहा हूँ तो 24 घंटे मैं ऑक्यूपाई रहता हूँ। इसलिए मुझे इस दुनिया में जीने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि चोरी से मैं कुछ और भी जी रहा हूँ दिमाग में। तो मैं चालाक आदमी हूँ, मैं ज़्यादा जी रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं जो 12 फोल्डर खुले हैं वो सब जी रहा हूँ इस वक्त। Thank you so much and congratulations for Padre. थैंक यू सो मच। हेलो मानव जी, नमस्कार। मैं इंदौर लेखिका संघ की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। और हम जितने आपके फ़ैन हैं उतनी आपकी मदर माया जी के भी फ़ैन हैं। जैसे वो मुक्त होकर लिखती हैं वैसे ही हम आपको देखकर बहुत खुश होते हैं। मेरा ये सवाल है कि जैसे आपने कहा कि जो एंड करना है या आपको से जुड़ना है पात्र से, तो आप एकांत प्रिय हो जाते हैं, एकांत आपको अच्छा लगता है। लेकिन हम महिलाएं जो लिखती हैं, हमें तो परिवार में रहकर ही लिखना पड़ता है। तो कई कहानियां हमारी अधूरी हो जाती हैं या कई वाक्य हमारे लाइनें आती हैं माइंड में, लेकिन वो छूट जाती हैं क्योंकि हमें बच्चों को देखना है, पति को देखना है, सास ससुर को देखना है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तो एकांत नहीं मिल पाता है। आपको सजेस्ट करें कि हम भी इस फील्ड में बहुत कुछ कर सकें। मुझे लगता है कि बहुत सारी राइटिंग रेजिडेंसीज हैं, मतलब लेखक की आजकल बहुत प्रचलित हैं। आप लोग जैसे लेखिका संघ है, वैसे ही आप एक राइटिंग रेजिडेंसी बना सकती हैं जहाँ पे लेखक पहाड़ों में जाके अकेला रह के 10 लोग जाके एक साथ वहाँ रह के लिख सकते हैं। ऐसी कई राइटिंग रेजिडेंसीज जो हैं विदेशों में बहुत पॉपुलर हैं। जो परिवार में रहते हैं वो हमेशा 2-2, 3-3 महीने के लिए कहीं जाके अलग लेखकों के साथ बैठ के लिखते हैं। अब आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। नहीं, हम जरूर करेंगे और माया दीदी हमारा साथ देंगी और संध्या जी। थैंक यू। नमस्कार। हेलो सर, माई सेल्फ कंचन चौरसिया। Hello. ग्रेट वेलकम टू इंदौर। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप एक एक्टर या एक राइटर नहीं होते तो आप क्या होते, एंड व्हाट इज़ द थिंग दैट बेस्ट डिफाइंस यू? आई मीन व्हाट इज़ द थिंग दैट मतलब टेक्स आउट द मोस्ट, लाइक मतलब आपके अंदर की क्रिएटिविटी या जो एक इंहेरेंट टैलेंट है वो किस चीज़ में बहुत बेस्ट निकल के आता है? व्हाट इज़ द थिंग दैट यू एंजॉय द मोस्ट देन अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स? मतलब यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स सर एट वन टाइम। हाँ, बट क्या होता है कि इसलिए क्यों करता है आदमी अलग चीज़ें ना, क्योंकि अलग अलग चीज़ें में सुख है करने में। हाँ। मैं तो और 50 चीज़ें और करना चाहता हूँ। अगर आप अभी पूछेंगे तो मुझे टेनिस खेलने में बहुत मज़ा आता है। Okay. उससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता। ओके, वो सिंपल बात है, छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन अगर सर अगर आप एक्टर या एक राइटर नहीं होते तो आप क्या होते? तो मैं आपकी जगह खड़े होकर सवाल पूछ रहा होता एक आदमी से जहाँ बैठा होता। डू अ हैंडसम मैन। ओके, हाँ, यही कर रहा होता और क्या। ओके, थैंक यू सो मच Thank you सर। so या much. एंड सर ऑल्सो वन थिंग, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड? कल परसों में करने वाला हूँ, वो मम्मी बता देंगी। ओके, ओके, फाइन। इंस्टाग्राम पे मैं फोटो डाल दूंगा जिससे कर रहा हूँ। श्योर सर, थैंक यू सो मच। सर, सब पूछ रहे हैं और मैं माइक सर्कुलेट कर रही हूँ तो मैं भी एक सवाल पूछ लेती हूँ कि इल्हाम मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले है, क्योंकि मैंने पहली बार उसी प्ले को स्टेज पे किया था। तो उसका आपकी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है? इल्हाम असल में लोगों को पता नहीं है, प्ले इनलाइटनमेंट पे है। मैं नास्तिक आदमी हूँ। एक नास्तिक आदमी ने एक इनलाइटनमेंट पे प्ले लिखा है, तो अपने आप में ही बड़ा कॉम्प्लेक्स प्ले है वो। और मेरे लिए वो बहुत बड़ा प्ले था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हम एक इनलाइटनमेंट वर्ड या जो भी हम इनलाइटनमेंट के लिए यूज़ करते हैं उससे हम खेलते हैं, ज़्यादा दिन हमको चाहिए। तो जैसे कि मेरे फादर बोलते थे कि ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। अगर वो शंकर आ ही जाते तो मेरे को नहीं पता मेरे फादर उनसे क्या बात करते। इतनी छोटी सी बात पे मैंने वो प्ले लिखने की इच्छा रखी थी और मैंने लिखा कि क्या होता, हम चाहते क्या हैं असल में, हम जो भी चाहते हैं जब वो पूरा हो जाए तो क्या करेंगे हम। तो ये श्राप है या वो मुझे नहीं पता। तो इन्हीं सब बातों पे प्ले लिखा है। वो नाटक इंदौर में शायद किया है लोगों ने, कई लोग करते हैं। तो भूमिका यही है, मैंने ही लिखा है, मेरे ही भीतर से गुजरा है कुछ ना कुछ। तो थैंक यू।
मेरा भी एक प्रश्न है जो मुझसे संबंधित है। एक दो यात्रा होती है, बाह्य लेखन यात्रा और एक अंतर बाह्य लेखन यात्रा। कभी ऐसा होता है कि कलम रुक के बोलती है, अंतर्मन कहता है ये लिखो, बाह्य लेखनी कहती ये लिखो। उस अंतर द्वंद में एक द्वंद होता है, उसको कैसे मिटाना चाहिए? ये एक सामान्य सी समस्या जो शायद आप सॉल्व कर सकें। मेरे साथ ऐसा होता नहीं है। बाहर और अंदर सब एक ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो दिख रहा है यही मेरे भीतर भी इसका अक्स है। आप ही लोग दिख रहे हो अंदर भी मुझे। तो मुझे लगता है बाहर और अंदर को हम इतना डिफाइन करते हैं, वो सब एक ही है। तो अगर मैं बाहर की किसी सुंदर चीज़ के बारे में लिख रहा हूँ, मैं भीतरी सुंदरता के, जो भीतर से सुंदर उसको बाहर भी सब सुंदर दिखता है। तो मुझे लगता है बाहर और अंदर एक ही है, एक तो। और दूसरा, अगर कहीं द्वंद्व होता है तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ। कई महीने बाद लिखता हूँ, जब लगता है कि वो खुद सॉल्व कर लिया उसने, या अभी मैं जैसे किसी कैरेक्टर के बारे में सोच रहा हूँ, वो शायद सॉल्व कर लेगा। तो ऐसे मैं काम नहीं कर रहा हूँ ना, ये तो मज़ा आ रहा है मुझे लिखने में। टेनिस खेल रहा हूँ मैं। इस सवाल के जवाब में मेरा सुझाव तो ये है कि अंतरंग और बहिरंग दोनों के लिए 2 फोल्डर खोल लीजिए और कुछ वक्त बाद आपको पता लग जाएगा। सही जवाब। नमस्ते सर, मेरा नाम राजकुमार है। मेरे सर 2 छोटे छोटे सवाल हैं। पहला ये है कि जो कर्ता से कर्म वाला बुक का जो कवर है, उसके पीछे आपका क्या दौड़ था? वो बुक कवर इतना फैसिनेटिंग है, जितनी बार उस किताब को देखता हूँ उतनी बार उसको उठा के उसको कम से कम 5 मिनट देखने का मन करता है। और दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि तुम्हारे बारे में जैसी किताब आपने जो लिखी थी, वैसा कुछ कभी वापस से पढ़ने को मिलेगा हमें? तो पहले तो तुम्हारे बारे में, जैसे मैं एक किताब लिखने की कोशिश क्या, वो चलती रहती है, तो एक फोल्डर वो भी है। तो आई होप वो किताब जल्दी आए। हमारी चर्चा भी चल रही है कि ऐसा कुछ हम लेके आएँ। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने नाटकों में भी लगता था और अपनी कविताओं में भी लगता था कि मेरी राइटिंग नेकेड है, उसमें एक किस्म की नग्नता है। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं बुक कवर पे इस तरीके का एक खुद ऐसा आऊँ। और शैलेश से भी मेरी बात हुई, शैलेश जी हल्का डरे हुए थे और पर अंत में मैंने मेरी माँ से बात की। मैंने मेरी माँ से बोला कि मैं जो है ऐसा कुछ आर्ट चाह रहा हूँ। तो मेरी माँ ने बढ़िया जवाब दिया कि देखो, नेचर तो नंगा ही है, हम ही कपड़े पहनाते हैं, तो तुम्हारी लेखन जैसा अगर है कवर तो सही है। तो मैंने कहा ठीक है। तो थैंक यू सर। तो इसलिए कर्ता ने कर्म से वैसा कवर है। थैंक यू। प्रणाम सर। मैं लिखता हूँ कभी कभी शौक से। जब भी लिखने के लिए बैठता हूँ कविताओं को या फिर कहानी को, तो कविताओं को मुझे तुरंत लिखना पड़ता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वातावरण में जो उसके शब्द घूम रहे हैं वो हमारे दिमाग के आसपास एक चुंबकीय माहौल के स्वरूप में है। अगर मैं उसे छोड़ देता हूँ तो फिर लगता है कि वो चीज़ें छूट जाएंगी। पर कहानियों में ऐसा महसूस करता हूँ कि जब मैं उसे लिखने के लिए बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि एक लाइन या उसके छोटे से सारांश को लिख लूँ, फिर उस पर विस्तृत रूप से हम उसको कनेक्ट कर सकें। एक मेरा आपसे ये सवाल है कि उसको हम कैसे महसूस करें। दूसरी चीज़ कि 1971 जो मूवी आपकी थी, जिसमें एक से एक दिग्गज कलाकार आपके साथ में थे, दीपक डोबरियाल साहब के साथ में आपका एक अहम किरदार, मनोज वाजपेयी, सारे लोग ऐसे आपके आसपास में थे। तो एक लेखक के तौर पे और अभिनेता के तौर पे आप नाटक को और फिल्म को मायके और ससुराल के रूप में किस तरह से देखना चाहते हैं? क्या बताते हैं आप? मानव कौल जी क्या देखना चाहते हैं? थैंक यू। पहले सवाल का जवाब तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा निजी मानना है ये, कि कविताओं में छुपना आसान होता है, तो इसलिए कविताएं लोग लिख लेते हैं जल्दी से। एक उम्र में आपको छुपने में मज़ा आता है, आपको लगता है कि आपका निजी सच जो है बाहर ना दिखे और आप उसकी राइम में और उसकी बातों में छुप सकें, इसलिए कविताएं बहुत आसान होती है लिखना। कहानी में छुपने की जगह थोड़ी कम होती है और उपन्यास में बहुत कम, इसलिए लिखने से आदमी डरता है। जबकि मुझे लगता है कि निजी कुछ भी नहीं होता है, मेरा निजी से निजी बात भी यूनिवर्सल है। दूसरा, अभिनय, लेखन, डायरेक्शन, पेंटिंग, ये सब परफॉर्मिंग आर्ट में आता है और मुझे ये सब एक जैसा लगता है।
तो मैं अभिनय भी वैसे ही करता हूँ जैसा मैं लिखता हूँ, मैं लिखता भी वैसे हूँ जैसे अभिनय करता हूँ, मैं निर्देशन भी वैसा ही करता हूँ जैसा मैं लिख रहा हूँ और अभिनय कर रहा हूँ और ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मेरे लिए सब एक है, इसके बस आपके पटल बदलते हैं। तो मैं अलग कुछ नहीं होता हूँ, मैं वैसे ही अभिनय करूँगा जैसा मैं लिख रहा हूँ। मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें के मापदंड मेरे अलग हैं और मैं उसके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। लेखन बहुत मेहनत का काम है और मैं बहुत मेहनत करता हूँ। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, जो नए लोग लेखक लिखते हैं सरल नहीं है, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है और बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो ये सब शब्द में है, जैसे शब्द बड़े सुंदर लगते हैं ना बोलने में कि आप इसमें फंसे रहेंगे। तो मैं कभी भी फंसना नहीं, इसलिए मैं अधिकतर जवाब देता हूँ कोई शॉर्टकट नहीं है गुरु, बहुत मेहनत है। तो ये सब जो कविताओं के सुंदर शब्द हैं ये सब पीछे धरे रह जाते हैं जब आप असल में लिखने बैठते हैं। थैंक यू। मानव जी, एक छोटा सा सवाल है कि आप जब भी कभी या स्टूडेंट लाइफ में रहोगे या परिवार में रहोगे और लेखन, अभिनय, पेंटिंग, यहाँ टर्न कैसे हुए और क्यों हुए? कहाँ टर्न हुआ मैं? हाँ, मैं बैक बेंचर था। जो बैक बेंचर होते हैं ना, गजब होते हैं वो। उनको ना पूरी क्लास दिख रही होती है और उनको जो है सफल होने वाला विद्यार्थी भी दिख रहा होता है और जो फिसड्डी है खुद वो भी दिख रहा होता है। तो उसके लिए कहानियाँ बहुत होती हैं उसके पास। तो मुझे लगता है कि वो जो बैक बेंचर होते हैं ना, उनके बड़े प्लस पॉइंट होते हैं लाइफ में। वो ज़्यादा चीज़ें देख लेते हैं, उनको पता है क्या नहीं कर पाएंगे। तो मुझे पता लग गया था शुरू में कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरा भाई बड़ी आसानी से कर लेता है। वो जब कंप्यूटर खोलता है तो वो पता नहीं कैसे ठीक कर लेता है। मेरे पास ना कंप्यूटर खोलना आता है ना ठीक करना आता है। आज भी वही मेरे फ़ोन, मेरा लैपटॉप सब वही ठीक कर रहा होता है। तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें आपको नहीं आती, आपको मान लेना चाहिए। और कुछ चीज़ों में मैं अच्छा हूँ, तो मैं वही करता हूँ जिसमें मुझे मज़ा आता है और मैं अच्छा हूँ। ठीक है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक जानकारी कि इस कार्यक्रम के बाद हिंदी युग का स्टॉल है जहाँ किताबों के स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ पर मानव कुछ देर उपलब्ध रहेंगे और उनकी किसी भी किताब पे, किसी एक किताब पे पंक्तिबद्ध होकर के आप वहाँ पर ऑटोग्राफ ले सकते हैं और फोटो भी खिंचा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक मिनट थैंक यू सो मच।